युग मुद्दे पर अड़े रहते हुए कहता है, नहीं कुछ तो है। तूने अभी कहा गिर जाएगा, तेज चलेगा तो मुझे बता क्या गिर जाएगा, क्या है तेरे पास? अभिमन्यु लंबी आह भरते हुए अपने राइट हैंड में पकड़ी हुई पॉलीथीन दिखाते हुए कहता है, ये सामान युग जो बिंदु ने अपने साथ लाने बोला था, तुझे तो पता ही है इनके अंदर क्या है। अगर ये मेरे हाथ से गिर गया तो सामान खंडित हो जाएगा, और यदि हम खंडित सामान से यक्षिणी को बुलाएंगे तो वो नहीं आने वाली। इसलिए मैं कह रहा हूँ धीरे चल थोड़ा, ताकि मैं भी तेरी बराबरी में चल सकूं। युग पलटकर कुछ नहीं कहता है, बस चुपचाप अभिमन्यु को घूरते रहता है। युग अभिमन्यु को घूरते हुए ही उसके एकदम करीब चले जाता है। युग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभिमन्यु की बातों पर जरा सा भी विश्वास न हो रहा हो। युग का चेहरा देखकर अभिमन्यु का दिल जोरों से धड़कने लग गया था, जिसकी आवाज युग को भी साफ सुनाई दे रही थी। अभिमन्यु के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग गई थी। अभिमन्यु कुछ घबरा सा गया था। युग अभिमन्यु की आंखों के अंदर झांकते हुए कहता है, तू सच में मुझसे कुछ नहीं छुपा रहा ना अभिमन्यु? अभिमन्यु एकदम धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, नहीं युग, मैं भला तुझसे क्या छुपाऊंगा और क्यों? युग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अभिमन्यु के माथे पर का पसीना पोंछते हुए कहता है, तो फिर तू डर क्यों रहा है? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? अभिमन्यु अपना डर छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, वो बस गर्मी लग रही है इसलिए इतना पसीना आ रहा है, और कोई बात नहीं है। युग अभी भी अभिमन्यु पर शक करते हुए कहता है, हम नदी किनारे हैं अभिमन्यु, और ये जगह बहुत ठंडी है, फिर भी तुझे गर्मी लग रही है। सच बता क्या बात है, क्यों डर रहा है तू? अभिमन्यु युग की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ युग तू सच कह रहा है, मुझे डर लग रहा है। जानना चाहेगा क्यों? युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ बता अभिमन्यु, क्यों डर लग रहा है तुझे? अभिमन्यु युग को गले लगाते हुए कहता है, तेरे लिए डर लग रहा है युग, कि कहीं तुझे खो ना दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यक्षिणी को बुलाना ठीक भी है या नहीं। डर लग रहा है कहीं यक्षिणी तुझे कुछ कर न दे। युग भी अभिमन्यु को दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए कहता है, अभिमन्यु तू ना बेवजह डर रहा है, यक्षिणी मुझे कुछ नहीं करने वाली, और यदि उसने कर भी दिया तो तू है ना मुझे बचाने के लिए। अभी तो तूने कहा था कि तू मुझे कुछ नहीं होने देगा, और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू सच में मुझे कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि तू सिर्फ दोस्त नहीं है मेरा, बल्कि भाई है भाई। इतना कहकर युग और कसकर अभिमन्यु को अपनी बाजुओं में जकड़ लेता है। युग की बातों ने अभिमन्यु की आंखों को नम कर दिया था। युग अभिमन्यु के कान में कहता है, अभिमन्यु शुरू करें अब? अभिमन्यु युग को अपने सीने से दूर हटाता है और अपने आसपास देखते हुए कहता है, हाँ शुरू करते हैं, यही जगह ठीक है। युग और अभिमन्यु किश्नोई नदी के किनारे वहीं पास में ही यक्षिणी को बुलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। इस तरफ दिलीप जिप्सी में बैठा हुआ था और बल्लू जिप्सी चला रहा था। उनकी जिप्सी सुनसान सड़क पर भाग रही थी, जहां पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के दोनों ओर अंधेरा छाया हुआ था। जिप्सी के अंदर भी दिलीप ने अपने हाथ में क्रकट पकड़कर रखा हुआ था और वो उसे ही देखे जा रहा था। दिलीप बड़बड़ाता है, आज उस यक्षिणी को मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। दिलीप तेज आवाज में बल्लू से कहता है, जल्दी चला बल्लू, जल्दी चला। बल्लू एक्सीलेटर को पैर से दबाते हुए कहता है, जी मालिक। जिप्सी की स्पीड बढ़ गई थी और वो सुनसान सड़क पर और तेजी से भागने लग गई थी। अभी जिप्सी को तेज चले 2 मिनट ही हुआ था कि तभी फट से आवाज आती है और जिप्सी लेफ्ट राइट होने लग जाती है। जिप्सी बेकाबू होने लग जाती है। बल्लू फुर्ती के साथ स्टीयरिंग को संभालता हुआ ब्रेक लगाता है, जिससे जिप्सी तुरंत रुक जाती है। अचानक से ब्रेक लगने के कारण बल्लू और दिलीप सामने कांच की ओर आ गए थे, पर किसी तरह उनका सिर कांच से टकराने से बच गया। दिलीप बल्लू पर चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या है मूर्ख, कैसी गाड़ी चला रहा है? बल्लू घबराते हुए कहता है, वो मालिक शायद पत्थर आ गया था जिप्सी के नीचे। इतना कहकर बल्लू तुरंत जिप्सी से नीचे उतरता है और जब जिप्सी के टायर देखता है तो उसे पता चलता है कि जिप्सी का टायर पंचर हो गया था। बल्लू दिलीप से घबराते हुए कहता है, मालिक टायर पंचर हो गया, अब क्या करें? दिलीप गुस्से से उबलते हुए कहता है, एक काम कर, तू यहाँ जिप्सी के अंदर बैठ, मैं पंचर बनाता हूँ मूर्ख। अगर टायर पंचर हो गया तो जल्दी से टायर बदल। आज मुझे किसी भी हाल में ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचना है, उस यक्षिणी का खात्मा करने के लिए। आज मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, समझा? बल्लू जिप्सी से जैक और स्टेपनी निकालता है और उसे पंचर टायर से बदलने लग जाता है। दिलीप जिप्सी के अंदर ही बैठे रहता है।
इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर डायना अभी भी कुछ ढूंढने में ही लगी हुई थी। डायना के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बस कुछ ढूंढते हुए कमरे का सामान फेंकते जा रही थी। डायना कुछ तलाशते हुए खुद से बड़बड़ाती है, मैं कब से ये मौका तलाश रही थी कि मुझे ग्रेवयार्ड कोठी खाली मिल जाए। फाइनली आज मौका मिल ही गया। अब मैं ये मौका हाथ से गवा नहीं सकती। मुझे वो ढूंढना होगा। जल्दी कर डायना, ढूंढ उसे, ढूंढ इससे पहले कि कोई आ जाए। इतना कहकर डायना फिर से सामान को हटा हटा कर कुछ तलाशने लग जाती है। इस तरफ शालिनी, कायर और कछुआ तीनों ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंचने वाले थे। वो तीनों ग्रेवयार्ड कोठी से करीब 50 मीटर की दूरी पर थे। इस बीच रास्ते में शालिनी ने कई बहाने बनाए थे कि कछुआ और कायर उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर वापस युग के पास चले जाएं। वो अकेली ग्रेवयार्ड कोठी चली जाएगी, पर उन दोनों ने उसकी बिल्कुल बात नहीं मानी थी। शालिनी आगे चल रही थी और कायर और कछुआ उसके पीछे। शालिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? ये कछुआ और कायर तो मेरी बात मान ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कसम खा ली है कि मुझे ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचाकर ही दम भरेंगे। अगर मैं ग्रेवयार्ड कोठी चली गई तो अपने युग बाबू के पास कैसे जा पाऊंगी? मुझे अपने युग बाबू से बात करनी है, उनसे मिलना है। मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। शालिनी सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, कैसे कायर और कछुए से अपना पीछा छुड़वाए। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो मन ही मन सोचने लग जाती है, मुझे इन दोनों पर निद्रायम मंत्र का यूज करके इनको बेहोश करना पड़ेगा, तभी मैं यहां से जा पाऊंगी। ये कायर पर तो आसानी से मंत्र काम कर जाएगा, पर इस कछुए के साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आखिर ये सौदाया जो है, बस मैं फंस ना जाऊं। शालिनी चलते चलते रुक जाती है। शालिनी को एकदम से रुकता देख उसके पीछे चल रहे कायर और कछुआ दोनों घबरा जाते हैं। कायर हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्या हुआ शालिनी, तुम रुक क्यों गई? कहीं तुम्हें फिर से चक्कर तो नहीं आ रहा? शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है, बस धीरे धीरे पीछे मुड़ने लग जाती है और पीछे मुड़कर उन दोनों को एकटक नजर से घूरने लग जाती है। कछुआ भी पूछता है, क्या हुआ शालिनी, तुम ठीक तो हो? कि तुम्हारी आंखें कुछ। इतना कहकर कछुआ खुद चुप हो जाता है। शालिनी की एक आंख की पुतली कायर के ऊपर थी तो दूसरी कछुए के ऊपर। उसने सोच लिया था कि वो दोनों को एक साथ ही बेहोश कर देगी। शालिनी उन दोनों को देखते हुए मंत्र पढ़ना शुरू करने ही वाली थी कि तभी किसी जानवर के चीखने की आवाज सुनाई देती है। शालिनी मंत्र पढ़ना शुरू ही नहीं करती है और अपने आसपास देखने लग जाती है। कायर हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, कछुए, तूने आवाज सुनी? कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ सुनी यार, ऐसा लगा जैसे कोई जंगली जानवर चीखा हो। शालिनी अपने हाथ से कछुए और कायर के पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो पीछे देखो तुम दोनों। जब कायर और कछुआ पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि पीछे झाड़ियों में हलचल थी। वो एक जगह से हिल रही थी। उस हलचल को देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। शालिनी उन झाड़ियों को देखते हुए ही कहती है, लगता है वहां पर कुछ है, तुम दोनों रुको, मैं देख कर आती हूँ। कछुआ शालिनी को मना करते हुए कहता है, नहीं शालिनी, तुम वहीं रुको, हम दोनों देख कर आते हैं। तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम युग अभिमन्यु से क्या बोलेंगे? तुम्हारी जवाबदारी हम दोनों पर है। शालिनी खामोश रहती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी कछुआ उसके लिए ये सब बोलेगा। कछुए की बातों से उसे अपनापन सा लग रहा था। कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ शालिनी, तुम ग्रेवयार्ड कोठी जाओ और आराम करो, हम देख कर आते हैं कि वहां क्या है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। कायर के इतना कहते ही फिर झाड़ियों में हलचल होने लग जाती है। कायर कछुए दोनों का ध्यान झाड़ियों पर चले जाता है। झाड़ियां ऐसे हो रही थी जैसे उनके पीछे कोई हो। कछुआ और कायर दोनों आहिस्ते आहिस्ते कदम रखते हुए झाड़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं और झाड़ियों में ही घुस जाते हैं। उन दोनों के जाते ही शालिनी बड़बड़ाती है, चलो जो भी हो, इन दोनों से छुटकारा तो मिला। अब मैं अपने युग बाबू से बात करने जा सकती हूँ। आज मुझे मेरे युग बाबू से बात करने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरफ बंगला मुड़ा पर युग और अभिमन्यु ने यक्षिणी को बुलाने की सारी तैयारी कर ली थी और युग घाट पर पालकी मारकर बैठा हुआ था। साथ में उसके जस्ट पीछे अभिमन्यु खड़ा हुआ था, जो उसे बताते जा रहा था कि उसे कैसे क्या करना है। रेत पर ही गीले कुमकुम से एक बड़ा सा गोल चक्र बना हुआ था, जिसके अंदर एक कमल का फूल बना हुआ था। कमल के फूल के एकदम ऊपर आटे से बना एक कटोरा रखा हुआ था, जिसके अंदर घी, चंदन और आम के पेड़ की जलाऊ छोटी सी 3-4 लकड़ियां रखी हुई थी। युग उस कटोरे को देखते हुए कहता है, अभिमन्यु, तुझे पक्का याद है ना, बिंदु ने इस दीपक को ऐसे ही बनाने को बोला था, कटोरे की तरह।
अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग ऐसे ही बोला था, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? युग हिचकिचाते हुए कहता है, बस ऐसे ही यार, पता नहीं क्यों मुझे ये गलत लग रहा है, जैसे हमने गलत तरीके से प्रोसेस की तैयारी करी हो। तू एक बार बिंदु से फोन करके पूछ क्यों नहीं लेता? अभिमन्यु पलट कर कहता है, युग ऑलरेडी 2 बार पूछ चुका हूँ, अब बार बार उसे फोन करके परेशान करना ठीक नहीं। और वैसे भी उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, वरना वो खुद यहाँ पर आ जाती हमारी मदद करने के लिए। युग खामोश रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। वो बिंदु की मजबूरी समझ रहा था। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, और अब तू ना मुझ पर डाउट करना बंद कर। तू भूल रहा है मैं अभिमन्यु हूँ, कोई भी चीज एक बार में ही सीख जाता हूँ, समझ जाता हूँ। जैसा बिंदु ने कहा था मैंने सब वैसा ही किया है, और अब इसके आगे का काम तेरा है। चल मंत्र पढ़ना शुरू कर। युग अभी भी चुप ही रहता है। अभिमन्यु युग पर दबाव बनाते हुए कहता है, युग तेरे ऐसे चुप रहने से यक्षिणी नहीं आने वाली, मंत्र पढ़ने से आने वाली है। याद है ना बिंदु ने क्या कहा था? बिंदु ने कहा था तुझे लगातार यक्षिणी आवाहन मंत्र का जाप करना पड़ेगा, और जब आटे के दीपक में रखी आम की लकड़ियों में अपने आप आग पकड़ जाएगी तो समझ जाना वो आ रही है। युग हिचकिचाते हुए कहता है, अभिमन्यु तू ही ये सब क्यों नहीं कर लेता? तू मुझसे लाख गुना अच्छे से ये सब कर सकता है। अभिमन्यु बड़ी नरमी के साथ जवाब देता है, नहीं युग, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं युग नहीं हूँ, और ना ही यक्षिणी मुझसे प्यार करती है, समझा तू? वो मेरे बुलाने से नहीं आने वाली, पर तेरे बुलाने से जरूर आएगी। युग अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहता है, और यदि मैं उसे नहीं बुला पाया तो? ये विधि सही तरीके से नहीं कर पाया तो? अभिमन्यु युग का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहता है, तू ये कर सकता है युग, भरोसा रख अपने आप पर। तू सिर्फ यही काम नहीं सब कुछ कर सकता है। तू अपने प्यार को वापस पाना चाहता है ना, तो तुझे ये सब करना पड़ेगा। युग अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए जवाब देता है, मैं यक्षिणी को पाना नहीं बल्कि उसे मुक्त करवाना चाहता हूँ उसके अभिशाप से। अभिमन्यु खामोश रहता है। उसकी खामोशी बता रही थी कि उसके मन में कुछ था जो वो युग से कहना तो चाहता था, पर यह वक्त सही नहीं था, इसलिए वो चुप ही रहना मुनासिब समझता है। अगले ही पल युग अपनी आंखें बंद कर लेता है और मंत्र का जाप करते हुए कहता है, ओम ह्रीम आगच्छम आगच्छम यक्षिणी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ यक्षिणी स्वाहा। युग के मंत्र जाप करने की आवाज घाट पर गूंजने लग गई थी और अभिमन्यु चुपचाप खड़ा हुआ था। इस तरफ शालिनी एक अंधेरी जगह में थी। उसके आसपास इतना अंधेरा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी जगह पर थी। बस चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। शालिनी के हाथ में यक्षिणी का ताज था जो अंधेरे में और ज्यादा चमक रहा था। उस ताज पर पानी की कुछ बूंदें थीं। शालिनी ने अपने दोनों हाथों से यक्षिणी का ताज पकड़ कर रखा हुआ था। शालिनी उस ताज को देखते हुए यामिनी की आवाज में कहती है, युग बाबू, शालिनी की भले ही कोई बात माने या ना माने, पर अपनी यामिनी की हर बात मानेंगे। उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मरने के लिए भी। सदियों से है